वेलकम टू माय चैनल एस के नॉलेज क्लास। दोस्तों, बहुत विद्यार्थी हमें कमेंट कर रहा था कि सर सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए, हम लोग को याद करवाइए। तो दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों। और पूरा मैं कराऊंगा इस वीडियो में। तो मैं जो भी वीवीआई लेके आऊँगा दोस्तों, सिर्फ आपको देखना है। मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा विषय का करवाऊंगा दोस्तों, क्योंकि आपको 95% नंबर लाना है 2023 में। ठीक ना, ध्यान से रखते जाइएगा दोस्तों। और अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं उसी में वही पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक ना। अब चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है। एक बात दोस्तों आपको बताते हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, नहीं तो अभी छोड़ दीजिए। ठीक, क्योंकि ज्ञान लेना आपको ज़रूरी है। आप लोग थोड़ा बहुत ज्ञान ले लेते हैं, बस छोड़ देते हैं। चलिए ठीक ना, छोड़ना है तभी छोड़ दीजिए, नहीं तो पूरा देखिएगा। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित बातों से ज्ञात होता है कि लोकतंत्र उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करती है। क्या करती है, यहाँ दिया है निम्न बात। ठीक ना, इस प्रकार आपको देना है। उत्तरदायी सरकार, लोकतंत्र में सांसद या विधायक जनता द्वारा चुना जाता है। उन्हें इसी बात का सोचना पड़ता है कि हमें 5 वर्ष पूर्व उन्हें मतदाताओं के पास जाना है। इसी कारण वे अपने पर उत्तरदायित्व महसूस करते हैं। इसी कारण जो भी सरकार गठित होती है उसे उत्तरदायी सरकार कहते हैं। उसे अपना हर काम का जवाब विरोधी दल के सांसदों को देना पड़ता है। यदि वह सदन में कोई अन्य प्रश्न पूछे तो उत्तरदायी सरकार ही अधिक से अधिक जवाब देती है। एक तो संसद या विधायक शपथ लेकर चुनाव लड़ते हैं कि हमें जनता की भावनाओं के अनुसार काम करना है। भले ही कुछ संसद या विधायक जीतने के बाद अपना शपथ को भूल जाते हैं, लेकिन विरोधी दल उन्हें भूलने नहीं देते हैं। प्रश्न पर प्रश्न पूछकर वे सरकार की नाक में दम करके रख देते हैं। इसी प्रकार सरकार को उत्तरदायी बनना पड़ता है दोस्तों। अब चलिए इसका दूसरा, ठीक ना, निम्नलिखित है तो दूसरा 2-3 रहता है। दूसरा दोस्तों, वैध सरकार लोकतंत्र में सभी काम सरकार के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होता है। सरकार के गठन के बाद वह जो भी काम करती है वह संवैधानिक नियमों उपनियमों के अनुसार होते हैं। यदि सरकार कोई अवैध काम करती है तो संभव है उसे न्यायपालिका का सामना करना पड़े। सरकार के कामों पर नज़र रखने के लिए न्यायपालिका सदैव सतर्क रहती है। यदि सरकार कोई अवैध काम करती है तो कोई भी न्यायपालिका के शरण में जा सकता है और न्यायपालिका उस काम को अवैध ठहराकर सरकार को सही राह पर आने की मजबूर कर देती है। सरकार को न्यायपालिका का डर से तो सताते रहता है। इस प्रकार लोकतंत्र में वैध सरकार का गठन होता है। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा आंसर था। ठीक ना, लेकिन आपको जितना याद रहेगा ना उतने लिखना है। जरूरी नहीं है कि हूबहू लिखना है, क्योंकि एग्जाम पेपर में लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, लेकिन आपको जानना जरूरी है। अभी बहुत चीज़ आपको सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन आंसर से। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोग करता क्या है, पढ़ता है नहीं, सिर्फ सोचने में रहता है क्या पढ़े ना पढ़े, इसीलिए उसको याद नहीं होता है। दोस्तों, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पूरा फोकस कीजिए पढ़ाई पे। मैं आपको हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दूंगा, ठीक ना। और मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, आपको 95% लाना है। क्यों? क्योंकि हर एक विषय का मैं पीडीएफ बना रहा हूं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। मैथ में कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैथ का भी वीडियो लाएंगे, अच्छे तरीक़ा से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारतवर्ष में लोकतंत्र
कैसे सफल हो सकता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? यह एक विचित्र बात है। कौन कहता है कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता? विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र में अभी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है तब से ठीक समय पर चुनाव होते रहता है। इसके विपरीत दूसरों देशों में सैनिक शासन का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन सैनिक शासन रहने के बाद चुनाव होता है। जब तुला होता है तो लड़ाई झगड़ा इत्यादि का सामना करना पड़ता है, जिसके जिम्मेदार सरकार बनती है। भारत में लोकतंत्र के आगे कुछ समस्या है तो नेताओं पर निर्भर करती है। चुनाव जीतने के बाद यह नेता अपने को राजतंत्र समझने लगते हैं। भारतवर्ष में सबसे अधिक गिलौला रूप कांग्रेस वालों में दिखाई देती है। पार्टी हो या देश, जब तक नेहरू जी जीवित रहे तब तक पार्टी और सरकार दोनों को अपनी मुट्ठी में रखे रहे। नेहरू जी की मृत्यु के बाद उन दोनों पदों पर इंदिरा गांधी जी आ गई। बीच में लाल बहादुर शास्त्री आए। उनको रास्ते से किस तरह हटाया गया, किसी से छुपाया नहीं। सीताराम केसरी को किस प्रकार कांग्रेस के अध्यक्ष से हटाया गया, इसे भी सभी लोग जानते हैं। पता नहीं यार कांग्रेस वालों को क्या हो गया है कि वे सब बर्दाश्त करते हैं या करना पड़ता है। यदि यह बीमारी देश से दूर हो जाए तो निश्चित ही भारतवर्ष में लोकतंत्र सफल हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, ठीक ना। 3 नंबर का देख लीजिए कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? ठीक, चलिए दोस्तों इसका उत्तर जान लेते हैं। करा जब कोई देश अपनी सैनिक शक्ति के बल पर अन्य देश पर कब्जा कर वहां से शासन करने लगता है तो इस पद्धति को उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसा कि ब्रिटेन द्वारा भारत पर अधिकार जमा लेना, फ्रांस द्वारा हिंद चीन पर अधिकार जमा लेना इत्यादि। औद्योगिकरण उपनिवेशवाद को जन्म नहीं दिया बल्कि उपनिवेशवाद ने औद्योगिकरण को जन्म दिया। हमारे भारत देश में कम से कम यही सही है। भारत में अंग्रेज ने सबसे पहले अधिकार जमाया और इंग्लैंड में औद्योगिकरण के बाद हुआ। एशिया महादेश के साथ साथ अफ्रीका देशों में भी यही कहना सही है। वास्तव में यह कहना सही है कि औद्योगिकरण की सफलता के बाद उपनिवेशवादियों की लड़ाई झगड़ा छीना झपटी इत्यादि की घटनाएं ज़्यादातर बढ़ने लगी। जहां उपनिवेशवाद एक मजदूर किसान थे वहां उन्होंने अपने को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया भी। वह अपने विरोधियों को कमज़ोर करने में लगे रहे। असल में यूरोप राष्ट्रवाद के मद में इतना अंधा हो चुका था कि जिस राष्ट्र के पास उपनिवेश नहीं था उसे हीन दृष्टि से देखा जाता था और जिन राष्ट्र के पास बड़े बड़े उपनिवेश था उसे आदर की दृष्टि से देखा जाता था। जिस राष्ट्र के पास उपनिवेश कम था उसे सामान्य दृष्टि से देखा जाता था। हर एक यूरोपीय देश उपनिवेश सुख की खोज में एकदम पागल बना हुआ था। चलिए दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको अपने शब्दों में लिखना है दोस्तों, जितना ही याद रहेगा उतना ही लिखना है, ठीक ना। चलिए चौथा देख लीजिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं? इसे कितने भागों में बांटा गया है? ठीक, चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि। अर्थव्यवस्था की संरचना
को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। अब जानेंगे दोस्तों हम बारीकी बारीकी से कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन इत्यादि आते हैं। यह ग्रामीणों के जीवन के आधार हैं। ठीक, उसके बाद जान लेते हैं दोस्तों दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, क्योंकि जानना जरूरी है हर एक क्वेश्चन आंसर को। ठीक, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन करना, पेट्रोलियम तेल तथा गैस निकालने के साथ साथ बिजली उत्पादन का भी काम होता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र है दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत बैंकिंग के काम, बीमा, परिवहन के साधन, व्यापार या नौकरी इत्यादि आते हैं। अध्यापक जो विद्यालय पढ़ाते हैं वह भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, गेहूं उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं इस प्रकार है। पहला है, गेहूं को बोते समय 10 डिग्री का तापमान और काटते समय 15 डिग्री का तापमान होना आवश्यक है। ठीक, उसके बाद दूसरा देख लेते हैं दोस्तों कि गेहूं की उपज के लिए 50 सेमी से 75 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा है, गेहूं की उपज के लिए दोमट जलोढ़ मिट्टी आवश्यकता होती है। चौथा है, गेहूं को बढ़ते समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक, वो होगा यहाँ दोस्तों बढ़ते समय। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, अब इसका है उत्पादक क्षेत्र। तो गेहूं एक कटिबंधीय पौधा है। देश में कुल गेहूं उत्पादन का 2/3 हिस्सा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां देश का 1/3 भाग गेहूं पैदा किया जाता है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गेहूं की खेती की जाती है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है, परिवारवाद एवं जातिवाद का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, उल्लेख करें। इसका उत्तर है, बिहार के लोकतंत्र में जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद जैसी बुराइयां हैं। परिवारवाद के चलते राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ लोग कानून का निर्माण कर रहे हैं। इसे साफ सुथरा बनाने की बात करते हैं, परंतु समस्या है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का समाधान केवल कानून बनाने से नहीं होगा। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है, दल बदल कानून क्या है। इसका उत्तर है दोस्तों, अपने दलों को छोड़कर दूसरे दलों की सदस्यता ग्रहण करना दल बदल कहलाता है। यह नियम सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, क्योंकि यह ज़्यादातर दलों की अदला बदली करते हैं। इन्हीं सब को रोकने के लिए दल बदल कानून बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 8 नंबर का है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र वो शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार का निर्माण करती है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन अब्राहम लिंकन का है। ठीक, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइनिंग कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक ना। 9 नंबर का, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। उत्तर है, हाँ, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि शिक्षा के कारण ही मतदाता न
तो अपने अधिकारों को समझ पाते हैं और ना ही अपने कर्तव्य को समझ पाते हैं। शिक्षा के कारण वोट देने में भी और समर्थ हो जाते हैं कि किसको वोट देना अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 10 नंबर का प्रश्न है कि शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं। उत्तर है शहर आर्थिक क्रियाओं का केंद्र है। शहर में शिक्षा रोजगार की बेहतर संभावनाएं होती है, जिसके कारण लोग गांव से शहर जाते हैं। वास्तव में औद्योगिकरण नहीं शहरीकरण को जन्म दिया। चलिए दोस्तों लास्ट सवाल 11 नंबर का देख लेते हैं कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है जब देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाता है तब उसे प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। दोस्तों और भी आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में सोशल साइंस या साइंस में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं और भी आई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेके आऊँगा, क्योंकि 2023 तक मैं आपको पूरा तैयारी करवाऊँगा ऑनलाइन। ठीक ना, पूरा तैयारी करवाऊँगा। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कॉल कर लीजिए।